हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, ये आपका सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस का वीडियो बना चुका हूँ। तो आज भी आपका सोशल साइंस का ही वीडियो रहेगा। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, सिविक्स हो गया और एक ज्योग्राफी हो गया। तो इन तीनों सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, और मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ आप जितना शेयर कर सकते हो तो कर दीजिएगा शेयर। ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं और भी देना है आपको। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। ठीक है, डमी एडमिट कार्ड क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि आपको किसी भी तरह का अगर नाम, फादर नेम, मदर नेम, मतलब कुछ भी अगर गलती हुआ है तो आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सुधारने का मौका मिलेगा। तो आज ही जाकर अगर कुछ हुआ है गलती तो सुधरवा सकते हो आप साइबर कैफ़े में, नहीं तो अगर खुद आपको करने के लिए आता होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो डमी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। इसके बाद ये बंद हो जाएगा, इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2-3 दिन में भी बंद हो जाएगा इसका साइट। ठीक है, तो आप जाकर ही बिल्कुल आप इसे अच्छे तरह से देख लीजिएगा कि मेरा गलत है या नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या उसी को कहीं पर सैंधव सभ्यता भी लिखा जाता है। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर पर ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता था, इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछेगा तो मेहरगढ़ का नाम लेना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि निम्न में से जो 5 नंबर क्वेश्चन है, आगे 5 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो सकता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए बहुत सारा नाम है। सैंधव सभ्यता भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल, मतलब जो सबसे मॉडर्न है। ठीक है, जो मॉडर्न स्थल है वो कौन है? धौलावीरा है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसको आपको याद रखना है, कभी कभी जगह का नाम ही पूछ देता है। तो धौलावीरा आपको गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे, मतलब उनको लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोगवा लोथल नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु जो है वो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुरकोटदा, तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घोड़े के हड्डियों के अवशेष के लिए। घोड़े के जो हड्डियों के अवशेष होते हैं वो कहाँ से मिला? तो सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बताइए कौन है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो अन्नागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्नागार। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर में वो क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ कहाँ मिला है? ठीक है, जो कुम्हार होते थे तो वो जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकाते थे, तो कह रहा है कि उसका अवशेष कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आपका बलर टाइप का आ रहा है, तो खैर क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिय पशु कौन था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सांड हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। आगे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये आपका कालीबंगा से मिलता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो वहाँ का नगर नियोजन बहुत अच्छा था। नगर नियोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, नगर नियोजन। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे मैं। चलिए 15 नंबर में क्या बोल रहा है? 15 नंबर, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ बताइए कौन कौन है। तो वैद इसके अंतर्गत कौन कौन हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका स्मृतियाँ। नेक्स्ट आगे बोल रहा कि ऋग वैदिक कालीन सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो इंद्र को माना जाता था। नेक्स्ट आगे बोल रहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं आपको ऑप्शन पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको सोम मतलब शूद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित कुल करीब 50 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि ऋग वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था का नाम बताइए। तो विदत हुआ करता था, सबसे प्राचीन संस्था कौन था? तो विदत था। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। संस्कृत पर टिक लगाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। ठीक है, अब आगे जो आ रहा है वो आपका सिविक्स का क्वेश्चन है। तो आगे ध्यान दीजिएगा सिविक्स के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का गठन हुआ है, मतलब गठन होता है तो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। वयस्क मतलब होता है बड़े लोग, मतलब जो जिनका उम्र 18 या 18 साल से अधिक है तो वही वोटिंग दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है? लिखित है। आगे बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक गणतंत्रवादी राज्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस साइड देख लीजिएगा, 13 नंबर भी देख ही लीजिए। ठीक है, इस साइड देखिएगा, इस साइड 13 नंबर, किस दिन भारत को गणतंत्र मतलब रिपब्लिक जिसे हम बोलते हैं? तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश को कौन सा नाम से उल्लेखित किया गया है? तो आपका डी नंबर हो जाएगा, ए और सी दोनों, भारत और इंडिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो टोटल 22 भाग में विभाजित है। 16 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आपको बेहतर रूप से दिख सकेगा। अच्छा पहले इधर देख लीजिए, 4 नंबर से पहले देख लीजिए, भारतीय राज्य है तो भारतीय राज्य कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यानी सेकुलर जिसे हम बोलते हैं, मतलब सभी धर्मों का यहाँ पर इज्जत सत्कार किया जाता है। ठीक है, सभी धर्मों को एक माना जाता है। आगे बोल रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। देखते हो कि सभी का समाधि स्थल पूछा जाता है एग्जाम में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है चैत्र भूमि। ठीक है, चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है? तो भीमराव अंबेडकर का, आपको याद रखना है। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आपको पहले पता होगा। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है? तो वर्गीय मताधिकार। ठीक है, आगे कह रहा है 7 नंबर में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये अस्थायी पूछ रहा है तब आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इधर देख लीजिए, 16 नंबर पर इधर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को ही अपनाया, डेमोक्रेसी को तो ही अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर में बोल रहा है संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का एक संघ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा 9 पहले 8 नंबर ध्यान दीजिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो देखिए परमानेंट में पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे बोल रहा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इसको अंतिम रूप से
पारित कर दिया गया था संविधान सभा को। ठीक है, आगे बोल रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अभी साइड में आ जाए आइएगा। ठीक है, 19 नंबर में कि भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव मिलता है, तो ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से लिया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका को टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान देना 11 नंबर पर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचित थे, तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अच्छा, इधर आप 22 नंबर में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 22 नहीं, सबसे पहले 21 नंबर पर ध्यान देना कि किस देश के संविधान से संविधान की संघीय व्यवस्था कहाँ प्रभावित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ से संघीय व्यवस्था कहाँ से प्रभावित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका। आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, यानी एक ही नागरिकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। आगे बोल रहा है 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भारत के नागरिकों को तो हो ही गया। 24 नंबर, संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो या तो वो त्याग दे तब भी नागरिकता आपको खत्म हो जाएगा, या कहीं जाकर बस जाए तब भी नागरिकता आपको खत्म हो जाएगा, और या तो आपको वंचित कर दिया गया है तब भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सिविक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे लास्ट आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि ध्यान से देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ज्योग्राफी से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल की रचना किससे हुई है, तो स्थल मंडल की रचना सैलों से हुई ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि स्थल मंडल के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तो भूपर पट्टी, जिसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, तो 29% स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, और 71% जो आता है वो जल मंडल है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है इसमें कि पृथ्वी के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो निचले भाग को नीफे कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि प्राइम मेरिडियन किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत का मानक देशांतर कितने डिग्री है, तो 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.1/2 डिग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जिन शैलों के रूप और गुण में दबाव तथा ताप के परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रूपांतरित शैल कहा जाता है। ठीक है, उन्हें कौन सा शैल कहा जाता है, रूपांतरित शैल कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिनका गुण क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, प्रेशर देकर या टेम्परेचर देकर जिनका गुण चेंज हो जाता है, तो उन शैलों को कहा जाता है रूपांतरित शैल। नेक्स्ट, किस चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं, तो अवसादी में मिलता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि भूकंपी तरंगों के वेग तथा स्थान प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ यंत्र हो जाएगा। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, जब आपसे तीव्रता की बात करें ना, तीव्रता इंटेंसिटी का, तब आपको बोलना है रिक्टर पैमाना। क्या बोलना है, रिक्टर। ठीक है, रिक्टर पैमाना बोलना, लेकिन तरंग पूछेगा तो सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है इसमें कि भूकंप की उत्पत्ति स्थल मंडल के किस भाग से होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति भूकंप केंद्र से होता है, जिसे हम सेंटर भी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ज्वालामुखी के उद्गार का प्रमुख कारण बताना है,
तो ऑप्शन आप इधर देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आगे इधर चलते हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो लास्ट नंबर हो जाएगा भूगर्भ में तापमान का बढ़ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाती है? यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो ये कौन सा हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। चलिए आगे 16 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है कि डोलोराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो डोलोराइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पर्वतीय प्रदेश में नदी की गहरी और संकरी घाटी को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय प्रदेश में जो गहरी जो संकरी घाटियां होती हैं उनको गार्ज कहा जाता है, गार्ज। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, भी आकार की घाटी किससे संबंधित है? तो नदी में ही बनती है भी आकार की घाटी। आगे क्या कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कपास के लिए बेहतर है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए बेहतर है? तो चावल के लिए बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी 20 क्वेश्चन तक हो गया था। आगे बोल रहा है मिट्टी में वनस्पति एवं पशु के सड़े गले अंश को क्या बोलते हैं? तो ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, सड़े गले अंश को क्या कहा जाता है? ह्यूमस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 नंबर से। 22 नंबर के लिए बोल रहा है कि मकई की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसमें इसके हिसाब से दोमट मिट्टी हो जाएगा। आगे बोल रहा है इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार तो फिलहाल यहाँ पर काली हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। अगर आपको जलोढ़ मिट्टी अगर ऑप्शन में रहता तो जलोढ़ मिट्टी को ही मारिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि पृथ्वी के सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को क्या बोलते हैं? तो इसका आप आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट की स्थिति को। ठीक है, तो ये उपसौर हो जाएगा, सेकंड उपसौर। ठीक है, और अगर चलिए अब नेक्स्ट अब आगे बताइएगा, आगे क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये उपसौर तो हो गया। देखिए निकट वाला अगर आपसे पूछेगा तो उपसौर बोलना है, और दूर वाला पूछेगा तो अपसौर जवाब देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का क्या कारण है? तो ये गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मैं 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तब तक हमें वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।